हाँ बच्चों, अब हम लोग थर्ड केस देखेंगे। ठीक है, इस थर्ड केस में क्या है कि दिस इज द वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इस हैंगिंग वायर के पास वेट W है। ठीक, तो अपने वेट के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वेट के कारण इसके लेंथ में कितना इलोंगेशन होगा और कितनी एनर्जी स्टोर होगी, यही देखना है हमें। ठीक, अब चलिए, आप जानते हैं लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है कि कोई भी मैसिव स्ट्रिंग या रॉड होता है और हैंग कर रहा है, तो जैसे जैसे बॉटम से टॉप की ओर हम मूव करेंगे तो इसका टेंशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और यहाँ पर टेंशन ही किसका काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो आपका है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक, और रिस्टोरिंग फोर्स जब वेरिएबल होता है तो उस केस में हमने आपको बताया है कि इलोंगेशन इन लेंथ का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डेल्टा एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अपन y इंटू ए इंटू एफ, जहां पर ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करते थे जब यहाँ पर फोर्स क्या होता था, कांस्टेंट होता था। ठीक, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फोर्स है दैट इज वेरिएबल, इट इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। अलग अलग पोजीशन पर इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, इट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, डेल्टा एल की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले हिंट दिया था कि इसमें कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, स्मॉल एलिमेंट में पहले निकालेंगे कि कितना इलोंगेशन होगा। जैसे मान लिया हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, उसमें इलोंगेशन की वैल्यू हो गई dl। ठीक है, और उस dl की वैल्यू बराबर होगी ओरिजिनल लेंथ, उस पार्ट का ओरिजिनल लेंथ लेंगे, ठीक, डिवाइडेड बाय y इंटू ए, और फोर्स है फंक्शन ऑफ x रखेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। चलिए इसको करके देखते हैं हम थोड़ा सा। यानी कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट में पहले हम लोग इलोंगेशन फाइंड आउट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द लेंथ। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे ये सपोज कोई पॉइंट है, यहाँ से हाइट y पर, y ले लीजिए या फिर x ले लीजिए, x हाइट पर। ठीक, इस पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, मान लो T। ठीक, ये इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन किसके इक्वल होगा, जो इतने पार्ट का वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वही वेट इस टेंशन के बराबर होगा। तो इतने पार्ट का वेट कितना होगा देखा जाए, इस पार्ट का अगर आप वेट निकालना चाहते हैं, ठीक, उसको सपोज करो W डैश, तो वो कितना होगा, देखिए पूरे लेंथ का वेट कितना है, W है, यानी L लेंथ का वेट है W, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, W बाई L यूनिट लेंथ का। तो X लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, X लेंथ का वेट हो जाएगा W अपॉन L इंटू X। दिस इज द वेट ऑफ दिस पार्ट। ठीक, और ये जो वेट होगा वो टेंशन के इक्वल टू हो जाएगा, तो दिस टेंशन T विल बी इक्वल टू W अपॉन L इंटू X। अब ये स्ट्रेस का काम करेगा और स्ट्रेस X के साथ वेरी कर रहा है। ठीक, उस केस में हमने बताया था आपको कि कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए, उसमें इलोंगेशन निकालिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए ओवर द लेंथ। चलिए हम एक यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे ये एलिमेंट मान लीजिए, इस एलिमेंट का लेंथ है dx, इस एलिमेंट का लेंथ है dx। ठीक है, अब इस एलिमेंट का एक्चुअल लेंथ है dx और उस पर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T या वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में W डैश वैल्यू W अपॉन L इंटू X। ठीक, इसके कारण इसमें इलोंगेशन कितना हो रहा है, सपोज कर लिया कि इस पार्ट में इलोंगेशन की वैल्यू होगी dx डैश। ठीक है, यानी हमने मान लिया लेट dx डैश इज द elongation in elemental length dx। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा एल इक्वल टू एल अपॉन वाई ए इंटू एफ। डेल्टा एल मीन्स इलोंगेशन, इलोंगेशन कितना ज्यूम किया, dx डैश, तो dx डैश इक्वल टू
ओरिजिनल लेंथ कितना माना है आपने स्ट्रिप का, इस वायर का, dx माना है, dx अपॉन y इंटू ए इंटू इस पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू, और स्ट्रेस कौन है यहाँ पर, टेंशन है T, जिसकी वैल्यू कितनी होगी W अपॉन L इंटू x। दिस इज द इलॉन्गेशन इन लेंथ dx। अब पूरे वायर में निकालना चाहते हैं इलॉन्गेशन, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx डैश इक्वल टू, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर रखेंगे, W अपॉन y a l इंटू x dx। ये वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेशन के अंदर में रखेंगे। अब यहाँ पर लिमिट रखा जाए, जैसे ये एलिमेंट मिनिमम ऑफ डाउनवर्ड पोजीशन पे रख सकते हैं तो y की वैल्यू 0 होगी, और मैक्सिमम यहाँ तक ले सकते हैं तो x की वैल्यू l हो जाएगी यहाँ पर। तो x की वैल्यू वेरी करेगी 0 to l इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसको ले लीजिए 0 to डेल्टा l, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, आइए आगे देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपको x डैश, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट डेल्टा l, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर, W अपॉन y a l इंटू दिस इज व्हाट x dx, इट इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, बेसिक इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, फ्रॉम 0 to l। सो हियर अपर लिमिट डेल्टा l माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू W अपॉन y a l इंटू x स्क्वायर, पुट करोगे वैल्यू क्या आएगा, l स्क्वायर अपॉन 2, एक l यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट डेल्टा l इक्वल टू WL अपॉन 2YA, एक l कैंसिल हो चुका है, ये आपको मिल गया इलॉन्गेशन, ठीक है। आप याद रखिए पिछला जो केस था, यानी पहला जो केस था, पहला केस में क्या था कि वायर मासलेस था, वायर के पास अपना कोई वेट नहीं था, बॉटम पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा था, एक वेट हैंग कर रहा था जिसका मास था m, ठीक। यानी वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा था डाउन में, mg। तो उस केस में इलॉन्गेशन की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा l इक्वल टू वहां पर आया था mg l अपॉन y, ठीक। डेल्टा l इक्वल टू mg l अपॉन y, ये तब था जब वायर के पास कोई मास नहीं था, बॉटम पॉइंट पर फोर्स mg लग रहा था। ध्यान दीजिए इस mg को आप चाहे तो लिख सकते हैं w, क्या लिख सकते हैं w। तो फॉर्मूला क्या बन गया, WL अपॉन y, यहाँ क्या है WL अपॉन y, नीचे में एक एक्स्ट्रा टर्म है कौन, 2। इन दोनों रिजल्ट में डिफरेंस ये है कि यहाँ WL अपॉन y आ रहा है और यहाँ पर WL अपॉन 2y आ रहा है, यानी इसका हाफ, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। इसमें क्या था कि सारा फोर्स बॉटम पॉइंट पे लग रहा था, इसमें क्या था कि फोर्स एवरी पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका अप्लाई करके। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर टेंशन वेरी कर रहा है x के साथ, और x का पावर क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है। इलॉन्गेशन के फॉर्मूले में आपका आता है डेल्टा l इक्वल टू l अपॉन y a, ये सब पूरा कांस्टेंट है, इनटू फोर्स के जगह पे यहाँ पर कौन काम करेगा, टेंशन, और टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे तो W अपॉन L इंटू एक्स आ रहा है, यानी डेल्टा L का जो वैल्यू आया है यहाँ पे वो x के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये लीनियर वेरिएशन हो रहा है। और जब लीनियर वेरिएशन होता है तो वहां पर एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं आप, या तो एवरेज मेथड यूज करिए, या कहिए इस रॉड का सारा फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर दीजिए, और बाकी रॉड को क्या एज्यूम कर लीजिए, मासलेस एज्यूम कर लीजिए, और उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उस तरीके से कैसे आए, थोड़ा करके देखते हैं इसको भी। चलिए सपोज करिए ये जो वायर है इसका सारा वेट इसके सेंटर ऑफ मास पे लगा दीजिए, सेंटर ऑफ मास पे लगा दिए, और वायर कितने लेंथ का ले लेंगे, L/2, सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस पे हो। तो दिस इज द वायर of length
L/2 और यहाँ पर फोर्स लगेगा W। इस केस में डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा एल इक्वल आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? F/L/YA। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है? तो देखिए डेल्टा एल इक्वल एफ के जगह पे फोर्स कितना है? W है। एल के जगह पर इसकी लेंथ कितनी है? L/2 है, डिवाइडेड बाई YA इक्वल टू ये 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, WL अपॉन डिनोमिनेटर में जब ये 2 जाएगा तो 2YA। चलिए यहाँ से भी आ गया, आंसर मैच कर लीजिए। WL अपॉन 2YA, WL अपॉन 2YA। क्लियर होगा? आंसर सेम हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है, आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हमें क्या निकालना है इसमें? अब हमको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर। इस वायर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? चलिए करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल U इक्वल टू 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक, क्लियर है? लेकिन ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब एवरी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम हो, यानी स्ट्रेस की वैल्यू सेम हो। जब ऐसा नहीं होता है, अगर स्ट्रेस वेरी कर रहा होता है, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर फॉर्मूला इस तरीके से ना लगा करके कोई एक स्मॉल एलिमेंट के लिए पहले फॉर्मूला लगाइए। ठीक, और स्मॉल एलिमेंट के लिए फॉर्मूला लगाइए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे वॉल्यूम के लिए। ठीक, तो यहाँ पर U की जगह पे आप लिखेंगे DU और V की जगह पे लिखेंगे DV। क्लियर है? आगे देखिए कैसे होगा। तो DU विल बी इक्वल टू, DU क्या है? DU इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस मच वॉल्यूम। ये जो एलिमेंटल वॉल्यूम हमने लिया उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यंग्स मॉडुलस इनटू, स्ट्रेन को लिख सकते हैं क्या? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस स्क्वायर इंटू dV। दैट इम्प्लाइज DU इक्वल टू 1/2, यहाँ y स्क्वायर आएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इसको ले लीजिए 2y 1/2y इंटू स्ट्रेस स्क्वायर। स्ट्रेस स्क्वायर मतलब टेंशन का स्क्वायर। क्लियर? इट विल इंटू मल्टीप्लाइड बाई dV। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेंथ इसका है dx और एरिया फॉर सिस्टम a है, तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू dx। du इक्वल टू आ गया 1/2y इंटू टेंशन स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू आप निकाले थे W/L इंटू एक्स, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू a dx। अब यहां देखिए ध्यान से, du इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहां पर एवरेज मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर सेंटर ऑफ मास पर रख करके टोटल वेट को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर du की जो वैल्यू आ रही है x के पावर 2 पर डिपेंड कर रही है। नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा, यहाँ पर वो क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तरीका। ठीक, तो du इक्वल टू ये हो गया आपका कितना? W स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर A ऑन 2YL स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर t। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर दीजिए ओवर द लेंथ, पूरे लेंथ। इसको आप 0 से u कर दीजिए और इसको 0 to L कर दीजिए। ये कितना मिलेगा आपको? u मिलेगा इक्वल टू W स्क्वायर इंटू A अपॉन 2YL स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज x क्यूब बाई 3 आएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको मिलेगा L क्यूब बाई 3। कितना आ गया भाई? u की वैल्यू आ गई, u इक्वल टू 3 to 6 हो गया, यहाँ पर L स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से, तो आपको मिलेगा W स्क्वायर इंटू AL डिवाइडेड बाई 6y। ठीक, W स्क्वायर AL डिवाइडेड बाई 6y ये मिला आपको। पिछले में कोई आंसर क्या आया था? u का वैल्यू आया था, u इक्वल टू आया था W स्क्वायर। ठीक, W की जगह पर
फोर्स आया था एफ स्क्वायर इंटू ए एल डिवाइडेड बाई 2y आया था। ठीक है, यहां पर क्या आया, 2 के जगह पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी ध्यान रखिए। क्लियर हो रहा है? चलिए इसको पॉज करके एक बार अच्छे से समझिए, समझ करके फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन इस तरीके का लेते हैं। सपोज करिए आपको कोई वायर दे रखा है, ये सपोर्ट है, वर्टिकल सपोर्ट। These are the 3 rods of length L1, L2 and L3. Area of cross section A1, A2, A3. Young's modulus Y1, Y2 and Y3. It is connected in series and pulled by a horizontal force F. क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें, फाइंड टोटल elongation in the combination। क्वेश्चन क्या रहा है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितना इलोंगेशन होगा। सॉल्यूशन करते समय एक सिंपल सा बात देखिए, कोई भी अंतर नहीं है पहले के केसेस से। ये जो वायर है, जब आप पुल कर रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और यहाँ सपोर्ट से बंधा हुआ है, तो कोई भी जो भी इलोंगेशन होगा तीनों में अलग अलग, ठीक, ये सिस्टम मूव नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, ठीक, तो एवरी पॉइंट पर टेंशन की जो वैल्यू होगी वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। ठीक, तो ये कांस्टेंट स्ट्रेस का क्वेश्चन हो गया। तीनों में अलग अलग इलोंगेशन कितना आएगा, तीनों को निकाल करके सिंपली ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। देखिए क्या मिलेगा सॉल्यूशन। टोटल इलोंगेशन, टोटल डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। हमने आपको बताया था डेल्टा एल का वैल्यू होता है, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एफ एल अपॉन वाई ए। इस केस में, ठीक, एफ अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, एल उसका नेचुरल लेंथ अपॉन वाई इंटू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट्स मॉडुलस। तो दिस डेल्टा एल विल बी इक्वल टू L1, डेल L1 का वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू L1 बाई y1 a1 प्लस इसका क्या होगा, एफ L2 बाई y2 a2 प्लस एफ L3 बाई y3 a3। यू कैन टेक द फोर्स कॉमन हियर, फोर्स को कॉमन ले लीजिए, दिस इज द टोटल इलोंगेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिया है। क्वेश्चन कह रहा है दिस इज ए सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ लेंथ L। It is pulled horizontally, it's smooth, mu equal to 0, कोई सरफेस पर रफनेस नहीं है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कितने फोर्स से, F। दिस इज ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स F से हम लोग इसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लेंथ में कितना इलोंगेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। रिमेंबर यहाँ पर सेकेंड एंड को फिक्स नहीं किया गया, द सिस्टम विल मूव फॉरवर्ड। क्लियर है, तब इसमें कितने का इलोंगेशन होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे हम कि क्या ये कौन सा केस है
दो केसेस हमने बोले हैं, एक जिसमें एवरी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम हो, दूसरा केस एक ऐसा पॉइंट जिसमें एक ऐसा केस जिसमें दो एवरी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू अलग अलग हो। ये जो सेक्शन है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अगर हम टेंशन की वैल्यू जानना चाहें, अगर ये रुका होता सिस्टम, इधर से टाइट होता, इधर से पुल कर रहे हैं और सिस्टम रुका होता, तो एवरी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होती। लेकिन ऐसा नहीं है, सिस्टम मूव करेगा, जब मूव करेगा तो डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर मैं निकालना चाहूं यहां से लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पर अगर कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन पर कितना टेंशन लगाएगा, देखा ये सिस्टम आगे जा रहा, जाने की कोशिश कर, आगे जाएगा तो इसको पीछे इधर की ओर पुल करेगा और ये सिस्टम इसको पीछे की तरफ पुल करेगा, ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि इस सेक्शन के लिए इस क्रॉस सेक्शन पे आगे की तरफ कितना टेंशन डेवलप होगा, ठीक, तो इस टेंशन की वैल्यू देखिए, क्लियर है। इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा, वेट सॉरी मास, इसका मास m डैश माना जाए। सपोज करिए पूरे का मास m है, पूरे का मास है m, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा m/l, तो x लेंथ का कितना होगा m/l इंटू एक्स। दिस इज द मास ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट को आगे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से पुल किया जा रहा है, a इक्वल टू इस पार्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा m डैश, सॉरी इसको कौन पुल कर रहा है आगे की तरफ, टेंशन पुल कर रहा है, तो टेंशन अपॉन m डैश। जो एक्सेलरेशन इस पार्ट का होगा वही एक्सेलरेशन बड़े वाले पार्ट का भी होगा, क्लियर। बड़े वाले पार्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दिस फोर्स F अपॉन टोटल मास, F अपॉन टोटल मास इंप्लाइज दैट, यहां से हम कह सकते हैं टेंशन की वैल्यू पुट करिए, सॉरी टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी एक केस ये रहा, टेंशन की वैल्यू यहां से ले लीजिए, T इक्वल टू m डैश इंटू a। a इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्ट और एक्सेलरेशन ऑफ द होल पार्ट, ये भी कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल फोर्स बाय टोटल मास, ये हो गया एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू लेके यहां पे पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m डैश की वैल्यू कितनी है m/l इंटू एक्स, और a का वैल्यू कितना है f/m। m कैंसिल हो गया, यहाँ पर m दिया भी नहीं था, कैंसिल हो गया। t का वैल्यू आ गया t इक्वल टू f अपॉन l इंटू एक्स। यहाँ देख सकते हैं बहुत ध्यान से, ये t की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल हो गया यहाँ पर स्ट्रेस। चलिए अब हमको क्या करना है, यहां पर एक कोई भी छोटा सा सेक्शन है छोड़ करिए, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी हो dx, ये dx लेंथ का पार्ट है, एक्चुअल लेंथ इसका dx, इस पर आगे की तरफ टेंशन कितना लग रहा है t, ठीक है। सपोज कर लिए कि इसके लेंथ में कितने का इलोंगेशन होगा, dx इलोंगेशन होगी। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला पढ़े हैं डेल्टा L इक्वल टू L अपॉन वाई ए इंटू फोर्स, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ डेल्टा L के जगह पे कौन यूज होगा, dx डैश, दिस इज dx डैश इक्वल टू L अपॉन वाई ए, इसका एक्चुअल लेंथ कितना है dx डिवाइडेड बाई y इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी t, f की वैल्यू हो जाएगी t, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी f अपॉन, सॉरी एक बात ध्यान दीजिएगा, f क्या है उस एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स यहाँ पे है, और वो फोर्स f किसके बराबर है, t के बराबर है, t की वैल्यू है f अपॉन l इंटू x। इस चीज को समझिए आप यहाँ। नाउ dx डैश इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, f अपॉन वाई ए एल इंटू एक्स dx। बस अब क्या करना है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, from 0 to L and this is from 0 to delta L। ये सेम आंसर उतना ही आएगा जितना हैंगिंग वायर का था, जिसके पास वेट था, सेम उतना ही आंसर आएगा यहाँ पे, यानी यू विल गेट द आंसर डेल्टा L इक्वल टू
FL upon 2YA, you will get the answer. FL upon 2YA. यहां भी देख सकते हैं टेंशन की जो वैल्यू है x के पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है, यानी लीनियर वेरिएशन हो रहा है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वायर का ये नेट फोर्स को इसके सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं और वायर का लेंथ कितना ले लेते हैं, L/2 ले लेते हैं, और फिर सिंपल फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूले पर अप्लाई करके हम लोग ये वाले फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है दिस इज ए वायर pulled by a force F equal to 4 Newton, then its length is L1। यानी जब इस वायर को F equal to 4 न्यूटन से पुल किया गया है तो लेंथ कितनी है, L1 है। ठीक, L1 आपको गिवन है, कह रहे थे जब फोर्स को बढ़ा करके हमने 5 न्यूटन कर दिया तो लेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। When force is 5 न्यूटन the length is L2, लेंथ L2 हो गई। क्लियर, ये भी आपको गिवन है। अब कह रहा है कि अगर इस वायर को F equal to 7 न्यूटन से पुल करें, देन अब नई लेंथ इसकी क्या होगी, व्हाट विल बी द न्यू लेंथ। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ of wire at F equal to 7 Newton in terms of L1 and L2। L1 और L2 के टर्म में ये लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, क्या करें, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, इसका लेंथ सपोज कर लो L3 है। ठीक, L1 क्या है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर एट F इक्वल टू 4। सपोज करो जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था उस वक्त इसकी लेंथ थोड़ी सी कम होगी, नेचुरल लेंथ थोड़ी सी कम होगी, इस लेंथ से कम होगी, कितनी होगी, मान लो L है, कितनी है, L है, जब कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो L1 का मतलब क्या हुआ, L1 क्या है, L1 इज द नेचुरल लेंथ प्लस इलोंगेशन डेल्टा L1, पहले केस का इलोंगेशन। ठीक, तो चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, L1 इक्वल टू लिख सकते हैं L प्लस डेल्टा L1। डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल के केस में मैंने बताया FL अपॉन y के, फॉर्मूला यही होता है, सिंपल सा है। F की जगह पे बस वैल्यू बदलनी है तीनों केसेस में, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। ठीक, बाकी सारी चीजें सेम है यहाँ पे। तो चलिए पहला केस हमारा क्या बनता है, यहाँ देखा जाए L1 इक्वल टू, L1 का वैल्यू आएगा L प्लस FL, F की जगह पे पुट करिए 4 इंटू L अपॉन YA। क्लियर, L2 की जगह पर पुट करिए, L2 की जगह पर क्या आएगा L प्लस FL अपॉन YA। FL लेंगे जब आप F की जगह पे क्या लेंगे यहाँ पे 5 इंटू L अपॉन YA। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 L3 इक्वल टू क्या आएगा L प्लस FL अपॉन YA। FL मीन्स 5 इंटू L अपॉन YA। क्लियर, दिस इज इक्वेशन 3। L3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी ये टर्म है। ठीक, ये जो पूरा टर्म आना चाहिए, ये टर्म किसके टर्म में आएगा, L1 और L2 के टर्म में आने चाहिए। क्लियर, यानी अगर मैं L की वैल्यू और L अपॉन YA की वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लूं और यहाँ पे पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2, देन आई विल गेट द आंसर। क्लियर, कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहला और दूसरा इक्वेशन से।
एल अपन वाई का वैल्यू देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली। आप थोड़ा सा पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं आए तब हम इस सॉल्यूशन को आप देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 1 और 2 में दिस इज 4l अपन वाई है, दिस इज 5l अपन वाई है। अगर 2 से 1 को माइनस कर दें तो l अपन वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस फ्रॉम 2 माइनस 2 माइनस 1 से हमको क्या मिलेगा, वी गेट दिस माइनस दिस करोगे तो L2 माइनस L1 इक्वल टू L कैंसिल हो गया और इसमें 6 को माइनस करने से आएगा L अपॉन वाई। L अपॉन वाई की वैल्यू आ गई कितनी, L2 माइनस L1। इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये तो टर्म L2 माइनस L1 के टर्म में आ गया, लेकिन L अभी नहीं आया। L को भी L1 और L2 के टर्म में ही हमको लिखना है, ठीक। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब चलिए देखिए। अगर 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं तो L प्लस L मिलकर 2L बचेगा। L1 L2 का भी टर्म आ रहा है, लेकिन ये वाला टर्म भी बचेगा L अपॉन वाई है। तो L अपॉन वाई है जो टर्म बचेगा उसको भी L1 L2 के टर्म में लिखना होगा, वो यहाँ से हम पुट कर देंगे। देखते हैं 1 प्लस 2 फ्रॉम 1 प्लस 2 वी गेट क्या मिलने वाला, देखिए ऐड करेंगे L1 प्लस L2 इक्वल टू 2L प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 5 प्लस 4 9 इंटू L अपॉन वाई। L अपॉन वाई की जगह क्या लिख दूं, L2 माइनस L1, L2 माइनस L। अब यहां से L की वैल्यू L2 माइनस L1 के L2 और L1 के टर्म में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा साफ क्लियरली सॉल्व कर लिए। देखिए ये टर्म को लेफ्ट में देंगे तो दिस इज L1 प्लस L2, लेफ्ट में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 9L2 माइनस L1 इक्वल टू 2L, ठीक है। ये क्या बनने वाला है L1 प्लस L2 माइनस 9L2 प्लस 9L1 इक्वल टू 2L। क्या मिलेगा 9L1 प्लस L1 कितना बना 10L1 माइनस 9L2 प्लस L2 कितना बना माइनस 8L2 इक्वल टू 2L। 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा L का वैल्यू। L इक्वल टू क्या मिला 5L1 माइनस 4L। ये L का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2, और ये L अपॉन वाई का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2। आपको फाइंड करना था L3। ये वैल्यू ले चल करके यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से L की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या मिलेगा हम लोग को L3 इक्वल टू L प्लस सॉरी L की जगह पे क्या लिखेंगे, L की जगह पे 5L1 माइनस 4L2 प्लस 5 इंटू सॉरी यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। थर्ड केस जो हम लोगों ने पूछा था 7 न्यूटन के लिए पूछा था, तो दिस इज 7, तो दिस इज 7 इंटू L अपॉन वाई। L अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी L2 माइनस L। अब सॉल्व कर लीजिए आप इसको। L3 इक्वल टू 5L1 माइनस 4L2 प्लस 7L2 माइनस 7L1। दिस इज L3 इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 7L1, यहाँ 5L1 है, इनको पहले देख लीजिए। 7L2 माइनस 4L2 क्या मिलेगा आपको 3L2 माइनस ये 3L2 मिला, माइनस ये कितना मिलेगा आपको माइनस 2L1। दिस इज द वैल्यू ऑफ L3, 3L2 माइनस 2L1। क्लियर हो रहा है सबको। ये आपका L3 का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2। ओके, चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 4-5 एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर का एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसको सॉल्व करिए या पॉज करके सॉल्व करिए इसको। क्लियर है।